नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार आपका स्वागत करता हूं पीकेपी स्टडी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम पढ़ते आ रहे हैं संघीय कार्यपालिका के बारे में। देखिए, हमने संघीय कार्यपालिका में क्या क्या पढ़ लिया। हमने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के साथ प्रधानमंत्री का टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया था। अब ये हमारा अंतिम टॉपिक है भारत का न्यायवादी, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, ये महान्यायवादी क्या है। यदि मैं एक ही बात बताऊं तुम्हें, एक ही शब्द में, ये एक भारत सरकार का क्या है, वकील। क्या है? भारत सरकार का एक वकील है। यदि मैं महान्यायवादी की बात करूं तो ये क्या है? भारत सरकार का एक वकील है। आखिर भारत सरकार को वकील की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि जब कोई कानून बनाना होता है सरकार को, तो कानून किस हिसाब से बनना है, किन लोगों को प्रभावित करेगा, उसकी कानूनी मान्यताएं क्या है, इन सब की जांच हेतु एक हमें विधिक अधिकारी की जरूरत होती है। जहां विधिक अधिकारी कौन होगा? हमारा महान्यायवादी। दूसरी बात, यदि कभी कभी सरकार पर आरोप लगाए जाते हैं, सरकार के विरुद्ध कुछ जो FIR दर्ज होती है, या सरकार के विरुद्ध कुछ जो कार्रवाई की जाती है, उनकी सुनवाई के लिए भारत सरकार ने अपना एक आदमी नियुक्त किया है। वह कौन है? भारत का न्यायवादी। कहने का मतलब, भारत का न्यायवादी भारत सरकार का एक वकील है जो उच्चतम और उच्च न्यायालय में इनकी पैरवी करता है। तो अब बात करते हैं हम, हमारे संविधान में इसका वर्णन कहाँ है। भारत के महान्यायवादी का वर्णन देखिए, हमारा संविधान जो अनुच्छेद 76 कहता है कि भारत का न्यायवादी की जो नियुक्ति है कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ये केवल संविधान में इतना ही वर्णन है इसका। अनुच्छेद 76 में बताया गया है सब चीज इसकी। किसमें बताया गया? अनुच्छेद 76 में। अनुच्छेद 76 कहता है कि भारत के न्यायवादी की नियुक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। चलो जी, ये तो बात है इसकी नियुक्ति के बारे में। बाकी इसकी योग्यताएं क्या है, इसका कार्यकाल क्या है, इनके बारे में अब चर्चा करते हैं। देखिए, भारत का न्यायवादी बनने के लिए किस व्यक्ति को कितनी योग्यताएं रखनी होगी, इसके बारे में हमारा संविधान क्या कहता है। इसके बारे में अनुच्छेद 76 बताता है हमारा कि पहले कि ये वह भारत का नागरिक हो। चलो जी, बिल्कुल, वेरी गुड, भारत का नागरिक हो। भारत का न्यायवादी बनने के लिए उसे भारत का नागरिक होना आवश्यक है। देखिए, दूसरा, उसे उच्चतम न्यायालय यानी कि अपने सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। देखिए, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता क्या है? देखो, इसको भी बात करते हैं। यानी कि पहली योग्यता, वह किसी भी राज्य के हाई कोर्ट में कम से कम 5 वर्ष तक मुख्य न्यायाधीश अथवा न्यायाधीश के पद पर कार्य कर चुका हो। क्या? कि किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय में कम से कम कितने? कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। ठीक है दोस्तों, मेरा मार्कर समाप्त हो चुका, मैं दूसरे मार्कर की भागदौड़ में लग जाता हूँ। ठीक, दूसरी जो बात है इसकी, या तो कम से कम 5 वर्ष क्या रहे हो? न्यायाधीश रहो, या फिर किसी भी राज्य के जो हाई कोर्ट है उसमें क्या हो? 10 वर्ष तक अधिवक्ता के पद पर रहा हो। यानी कि वह कम से कम 10 वर्ष तक किसी भी राज्य के
उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, वह कम से कम 10 वर्ष तक किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के पद पर रहो। क्या है? अधिवक्ता के पद पर रहा हो। चलो, ये बात तो इसके थी। लेकिन यदि राष्ट्रपति की निगाह में कोई व्यक्ति कानून का अच्छी तरह से जानकार हो, यानी कि कहने का मतलब कोई भी व्यक्ति यदि राष्ट्रपति की निगाह में विधिक जानकार हो, विधिक सलाहकार हो, तो वह व्यक्ति भी क्या होगा? भारत का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है। यानी कि कह सकता हूं मैं, राष्ट्रपति की निगाह में, यानी कि राष्ट्रपति के समक्ष यदि कोई व्यक्ति विधिक जानकार हो, क्या हो? विधिक जानकार हो, तो वह भी क्या हो सकता है? भारत का अटॉर्नी जनरल बन सकता है। ये थी बात नियुक्ति के बारे में। अब इसकी बात करते हैं कार्यकाल कितना होगा। देखिए, कार्यकाल आप इसको लिख लीजिए एक बार। इसका वर्णन भी अनुच्छेद 1 में ही किया गया है कार्यकाल के बारे में। अनुच्छेद 1 में, अनुच्छेद जैसे 76(1), मैं अनुच्छेद 1 क्या आ रहा था, अनुच्छेद 76(1) की बात चल रही। अनुच्छेद 76(1) में ही इसके कार्यकाल के वर्णन किया है। कार्यकाल क्या होगा? देखिए, इसकी नियुक्ति मंत्री परिषद की सलाह पर कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। रियलिटी बात यह है, ठीक है। जैसे मंत्री परिषद की सलाह पर इसकी नियुक्ति की जाती है, तो यानी कि हम मान सकते हैं कि वह व्यक्ति मंत्री परिषद के अनुरूप कार्य करेगा। यदि वह व्यक्ति मंत्री परिषद के अनुरूप कार्य नहीं करता, तो मंत्री परिषद राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा कि आप इसको हटा दीजिए। तो कहने का मतलब एक सार ये निकला कि राष्ट्रपति के यह प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। यानी कि एकमात्र एक ऐसा पद है जो राष्ट्रपति के एकमात्र एक ऐसा पद है जो बिना किसी कार्यकाल के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है। ठीक है, मैं बता देता हूँ। देखिए, यह जो पद है, यह जो पद है राष्ट्रपति के, कैसा है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, प्रसाद पर्यंत। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको बताया। जब तक मंत्री परिषद चाहेगी तब तक वह व्यक्ति भारत का अटॉर्नी जनरल बना रहेगा। मंत्री परिषद यदि प्रधानमंत्री को ठीक नहीं लगा तो अटॉर्नी जनरल के पद पर रफू चक्कर कर देगा। तो कुल मिला के किसके प्रसाद पर है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पे। दूसरी बात, यदि अटॉर्नी जनरल चाहे तो अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। त्यागपत्र किसको देगा अटॉर्नी जनरल? अपना त्यागपत्र किसको देगा अटॉर्नी जनरल? अपना त्यागपत्र देगा राष्ट्रपति को। अपना त्यागपत्र देगा अटॉर्नी जनरल राष्ट्रपति को। चलो जी, ये तो बात ठीक है। तीसरी बात, देखो, जब देश की सरकार बदलती है तो संविधान में तो लिखा हुआ कहीं नहीं है, लेकिन एक परंपरा के अनुसार अटॉर्नी जनरल का पद भी बदलता है। यानी कि यदि मोदी जी की सरकार में अटॉर्नी जनरल मैं हूँ, तो शायद यदि कांग्रेस की सरकार आ जाए तो उसके साथ मैं अटॉर्नी जनरल नहीं हूँ, उसके सरकार के अंदर मैं अटॉर्नी जनरल नहीं रहूँ। शायद शब्द यूज किया मैंने, जरूरी नहीं है, क्योंकि एक परंपरा बनी आ रही है। यानी कि सरकार बदलने पर भी अटॉर्नी जनरल को क्या देना पड़ता है? त्याग पत्र देना पड़ता है। आखिर क्यों? क्योंकि नई सरकार बनेगी तो नई सरकार का नया मंत्रिमंडल बनेगा और नया मंत्रिमंडल अपने किसी विधिक जानकार को राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी नियुक्त करने की सिफारिश करेगा। तो राष्ट्रपति तब उसको नियुक्त कर सकता है, पहले राष्ट्रपति उससे अपना त्यागपत्र लेगा। तो इसी कारण भारत सरकार के बदलने पर भी जो महान्यायवादी है उसको त्यागपत्र देना होता है। चलो जी, ये थी बात हमारे इसके कार्यकाल के बारे में। अब जैसे कि ये भारत का अटॉर्नी जनरल है, भारत का अटॉर्नी जनरल है, इसको क्या शक्ति और अधिकार है भारत में? आप जानते होंगे कि भारत सरकार का एक सबसे बड़ा पद होता है अटॉर्नी जनरल में।
अटॉर्नी जनरल एक विधिक पद है, इसका वर्णन संविधान में भी किया हुआ है। और संविधान इनको क्या अधिकार देता है, तो मैं बता दूं, देख लो। संविधान का अनुच्छेद 88, कौन सा? अनुच्छेद 88। अनुच्छेद 88 के अनुसार कि भारत का महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकता है, किसी भी सत्र में भाग ले सकता है, लेकिन शर्त यह है कि वहाँ वह मतदान नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? मतदान नहीं कर सकता। यानी कि किसी भी सदन में जाएगा, भाग लेगा, चर्चा करेगा और अपनी जो सुझाव है वे देगा, लेकिन क्या नहीं कर सकता? मतदान नहीं कर सकता। और जो अनुच्छेद 88 में है, अनुच्छेद 88 के अनुसार कि जो हमारा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया AGI ये क्या होगा? संसद के किसी भी सदन का, संसद के किसी भी सदन में सदन की कार्यवाही में पहली बात थी, कार्यवाही में भाग ले सकता है। वेरी गुड, यह बात भी समझ में आई। इसके साथ साथ कि भाग ले सकता है, लेकिन क्या नहीं कर सकता? मतदान नहीं कर सकता। सुझाव दे सकता है, सुझाव दे सकता है और चर्चा कर सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। ठीक है, ये थी पहली बात। चलो जी, दूसरी बात पर आते हैं। अटॉर्नी जनरल को क्या अधिकार प्राप्त है? दूसरी बात में अटॉर्नी जनरल किसी भी न्यायालय में, क्या? किसी भी न्यायालय में, कौन सा न्यायालय होगा? यानी कि हमारा सुप्रीम कोर्ट भी हो सकता है और हाई कोर्ट भी हो सकता है। इसमें भारत सरकार की ओर से पैरवी कर सकता है। चलो जी, यानी कि यदि कोई मुकदमा भारत सरकार के खिलाफ हाई कोर्ट में हुआ तो भारत सरकार के द्वारा जो नियुक्त किया गया अटॉर्नी जनरल है, वह उस मुकदमे की पैरवी करेगा। इसके बारे में बात करेंगे कि आखिर अटॉर्नी जनरल 10 भुजाओं का है कि 20 भुजाओं का है। यानी कि तमिलनाडु में कोई केस फाइल हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ, दिल्ली में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, अटॉर्नी जनरल एक। आखिर ऐसी व्यवस्था को संभालेगा कौन? ये मैं अभी बता दूं आगे से पहले। देखो, अटॉर्नी जनरल अपने नीचे सॉलिसिटर जनरल को नियुक्त करता है। किसकी सिफारिश पर होता? भारत सरकार की सिफारिश पर ही होता है। इसका संविधान में कोई वर्णन नहीं है, लेकिन सॉलिसिटर अटॉर्नी जनरल एक पद है, वे अटॉर्नी जनरल का ही कार्यभार संभालते हैं। ठीक है, ये मैं आप बताना चाह रहा था, मैंने आपको बता दिया। चलो जी, तीसरी बात पर आते हैं। देखिए, पहली बात बताई थी मैंने, अनुच्छेद क्या 88 के अनुसार वह किसी भी सदन में की कार्रवाई में भाग ले सकता है। अब अगली बात देखते हैं। देखिए, यदि वह किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले रहा है या किसी भी संसदीय समिति का जो कार्यवाही है उसमें भाग ले रहा है, तो उसको संसद के सदस्य के सभी विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। सभी विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। ये बात थी इसके बारे में। ठीक है, अब हम कुछ फैक्ट के और टॉपिक से अलग हटकर इसके बारे में बात बताते हैं। देखिए, सॉलिसिटर जनरल के बारे में नोट पॉइंट बना के लिख लीजिए। सॉलिसिटर जनरल क्या है? AGI, अटॉर्नी जनरल। देखिए, पहली बात, यह कोई सरकारी पद नहीं है। क्या है? सरकारी पद नहीं है। ठीक है जी। दूसरी बात, ये
सरकारी कर्मचारी नहीं होते। क्या नहीं होते? सरकारी कर्मचारी नहीं होते। जैसे कि सरकारी पद नहीं है और सरकारी कर्मचारी नहीं है, तो ये क्या कर सकते हैं? अपनी निजी तौर पर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं किसी भी न्यायालय में, यानी कि अपनी निजी तौर पर किसी भी न्यायालय में, किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलो जी, बिल्कुल। लेकिन तीसरी बात, वह प्रैक्टिस के दौरान भारत सरकार के खिलाफ किसी भी मुकदमे में शामिल नहीं हो सकता। यानी कि भारत सरकार के खिलाफ प्रैक्टिस नहीं कर सकता। भारत सरकार के खिलाफ मुकदमे में शामिल नहीं हो सकता। कभी पता चले अटॉर्नी जनरल अपनी निजी तौर पर भारत सरकार के खिलाफ ही प्रैक्टिस शुरू कर दे, तो ऐसा भी नहीं कर सकता। तीसरी बात और चौथी बात, चूंकि वह निजी तौर पर भी कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता है और भारत सरकार के खिलाफ वह मुकदमे में शामिल नहीं हो सकता, इसी कारण वह भारत सरकार के किसी अन्य विधिक मामलों में जब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकता तब तक कि वह अटॉर्नी जनरल के पद पर है। क्या? कि वह मामलों में जब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकता जब तक कि वह AGI के पद पर है, AGI के पद पर है। ठीक है, ये बात कही थी हमने भारत के न्यायवादी के बारे में। अब देखिए, भारत के न्यायवादी को सलाह और सहायता देने के लिए दो हमारे सॉलिसिटर जो जनरल है वे नियुक्त किया जाते हैं, सॉलिसिटर जनरल। इनका जो वर्णन है हमारे संविधान में नहीं है, लेकिन इनकी नियुक्ति भारत सरकार के द्वारा एक परंपरा के अनुसार की जाती। ठीक है, तो इसी के साथ हम ये टॉपिक समाप्त करना चाहेंगे। यदि मैं आपसे कुछ मांगूँ तो आप एक काम कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।